हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम यहाँ पर सिंपल कुछ एक क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज किस तरह से करेंगे, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन से संबंधित अभी तक और कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि रिवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, रिवाइज की हैबिट तो आपको डालनी ही पड़ेगी। बाकी देखो, कभी कभार जो है तो शेड्यूल को चेंज भी कर लेना चाहिए, तभी जो है तो मन लगा रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, मदुरई वॉज दी कैपिटल ऑफ। तो मदुरई किसकी राजधानी थी? अब मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा संगम काल के बारे में, संगम युग के बारे में। संगम वंश में जो है तो 3 वंश हुए। कौन कौन से वंश थे? एक तो था चोल वंश, एक था चेर वंश और एक था पांड्य वंश। इन तीनों ही वंशों से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मदुरई किसकी राजधानी थी, तो क्या यह चोल वंश की राजधानी थी, चेर वंश की राजधानी थी या फिर पांड्य वंश की राजधानी थी? तो इस तरह से संगम युग में 3 ऐसे वंश हुए जिनसे बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, मदुरई किसकी राजधानी थी? तो यह पांड्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये है हमारा दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में पहले जो है तो चेर वंश कहाँ पर होता था, चोल वंश कहाँ पर होता था और पांड्य वंश कहाँ पर होता था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, चोल वंश होता था आंध्र प्रदेश साइड। कौन सा होता था? चोल वंश होता था आंध्र प्रदेश साइड। और ये जो हमारा प्रेजेंट में तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु साइड होता था पांड्य वंश। कौन सा होता था? पांड्य वंश। और ये जो हमारा केरला है, तो केरला की साइड होता था चेर वंश। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि चोल वंश कहाँ पर होता था, पांड्य वंश कहाँ पर होता था और चेर वंश कहाँ पर होता था। अब यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो चोल वंश था, चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था और चोल वंश की राजधानी क्या थी? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चोल वंश की। तो चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। क्या था? बाघ। ये आपको पता चल गया। और चोल वंश की कैपिटल क्या थी? तो इनकी कैपिटल थी पुहार या फिर कावेरी पट्टनम। क्या थी? पुहार या फिर कावेरी पट्टनम। अब बात करते हैं चेर वंश की। तो चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था धनुष। क्या था? धनुष। देखो, ये जो प्रतीक चिन्ह है ये बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और चेर वंश की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी मुंजिरी या फिर वांची थी। और पांड्य वंश की अगर बात करें तो पांड्य वंश का जो प्रतीक चिन्ह था तो वो था मछली और इनकी राजधानी थी मदुरई में। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा संगम काल से, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस की भी अगर बात करें, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @LetsPrepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक। तो बैंकर का बैंक किसे कहते हैं? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आप सभी को पता है कि आरबीआई से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो उस समय इसका हेडक्वार्टर जो है तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। लेकिन प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। और मुंबई में कब शिफ्ट किया गया था? 1937 में मुंबई में जो है तो इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया गया था। ये हमने देखे यहाँ पर 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ये भी आपको पता चल गया। अब कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आरबीआई के लोगो पर किसका चित्र होता है? तो आरबीआई के लोगो पर पाम ट्री यानी कि ताड़ के पेड़ और टाइगर का जो है तो चित्र होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ताड़ के पेड़ और टाइगर का चित्र होता है। और ये जो टाइगर है, यह कौन सा टाइगर है? ये देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरबीआई के लोगो पर जो टाइगर है वह कौन सा टाइगर है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये है रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा है? तो यह है रॉयल बंगाल टाइगर। ये भी आपको पता चल गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। जबकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये भी आपको पता चल गया। और प्रेजेंट की अगर बात आएगी कि प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वह है शक्तिकांत दास।
जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये भी आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आरबीआई से कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मौद्रिक नीति को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर आधारित होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है, आरबीआई। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कई कबार क्या होता है, जब हमारे मार्केट में महंगाई या फिर मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आरबीआई इसकी समीक्षा करता है, यानी क्या करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति में चेंज करता है। इसके तहत क्या होता है, जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है तो इसके तहत जो इंटरेस्ट रेट होते हैं यानी कि जो ब्याज होती है, जो ब्याज वगैरह लगाया जाता है तो उसको घटाया या फिर बढ़ाया जाता है। यही क्या होती है, यही होती है मॉनेटरी पॉलिसी। और प्रेजेंट में हर 2 महीने में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करता है, यानी कि इसको एनालाइज करता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में हर 2 महीने में करता है, तो साल में कितनी बार करेगा, तो साल में करेगा 6 बार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और इसी में कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं जो कि गलत है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ये सारा खेल होता है वर्डिंग का। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं आपको आज 2 या फिर 3 क्वेश्चंस ही करवाने वाला था, बट चलो अब कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 196 है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे। अब देखो इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है ये है कहाँ पर, कौन से जिले में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी। जैसे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके पहले कुलपति कौन थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। पहले तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एम.आर. ठाकुर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने ध्यान से सुनने हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, कौन से जिले में है, तो यह है शिमला जिले में। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे R.K. सिंह यानी कि रामकरण सिंह। फिर दूसरा आपसे पूछा जाता है कृषि विश्वविद्यालय, जिसका पूरा नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। अब ये कहाँ पर है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे H.R. कालिया, हेतराम कालिया। कौन थे, हेतराम कालिया। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हमने देखी। और तीसरी यूनिवर्सिटी आपसे इसी क्वेश्चन में पूछी गई थी, यानी कि डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसी को नौणी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर है, कौन से जिले में है, तो यह है सोलन जिले में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और इसके पहले उपकुलपति आपको पता चल गए कौन थे, तो वो थे M.R. ठाकुर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ और भी कॉलेज हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट IGMC, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। इसका पहले क्या नाम होता था, तो इसका पहले नाम होता था HPMC यानी कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज। और HPMC की स्थापना कब की गई थी, HPMC की स्थापना 1966 में की गई थी। और HPMC का नाम चेंज करके IGMC यानी कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कब रखा गया। इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो HPMC का नाम चेंज करके IGMC रखा गया था 1984 या फिर 85 में, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बन सकते हैं, जो कि आपको प्रिपेयर रहना है। कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, ये कहाँ पर है, तो ये है कांगड़ा के पपरोला में। और इसकी स्थापना भी 1978 में ही की गई थी। कब की गई थी, 1978 में। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक कौन थे। चलो मैं ही आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक कौन थे, तो वो थे KL सेठी। कौन थे, KL सेठी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। अगले क्वेश्चन की भी बात कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 197 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन।
तो कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अब जब भी बात आती है कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो वो है बड़ोग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी एक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कालका शिमला रेलवे लाइन पर जो सबसे लंबी सुरंग है बड़ोग, तो यह कौन से जिले में है? जिला आपसे पूछा गया था, तो यह कौन से जिले में है? तो यह है सोलन जिले में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन की। तो यहाँ से सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, यह किस तरह की रेलवे लाइन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि यह नैरो गेज रेलवे लाइन है। कौन सी लाइन है? तो यह नैरो गेज रेलवे लाइन है। अच्छा, इसका निर्माण जो है तो कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका काम शुरू हुआ था 1891 में। ये भी आपको पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि इसका उद्घाटन कब किया गया था, यानी कि यहाँ पर पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1903 में इसका उद्घाटन किया गया था, या फिर यहाँ पर पहली ट्रेन चलाई गई थी और उद्घाटन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कालका शिमला रेलवे लाइन यह कितने किलोमीटर लंबी है? तो यह है 96 किलोमीटर लंबी। इसमें टोटल सुरंगें कितनी हैं? तो वह है 103। और सबसे लंबी सुरंग हमने देख लिया, वह कौन सी थी? तो वो थी बड़ोग, जो कि सोलन जिले में थी। इसमें टोटल पुल कितने हैं? तो कालका शिमला रेलवे लाइन पर टोटल पुल कितने हैं? तो वह है 869 पुल। ये भी आपको पता चल गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन पर किसके द्वारा जो है तो सर्वेक्षण किया गया था? तो भलखू राम के द्वारा जो है तो यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कालका शिमला रेलवे लाइन पर चीफ इंजीनियर कौन थे? तो वह कौन थे? तो वो थे एच.एस. हैरिंगटन। कौन थे? एच.एस. हैरिंगटन। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने किन के बारे में देखे? कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया, वो भी मैं आपको बता दूं। तो क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब जो है तो कालका शिमला रेलवे लाइन को ऐड किया गया था? तो कब किया गया था? तो एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है। 7 जुलाई 2008 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है तो इसको शामिल किया गया था। ये डेट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि डेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन की भी बात कर ही लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में साइक्लोन के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता है साइक्लोन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं। द टेम्परेट साइक्लोन्स मूव्स इन, तो शीतोष्ण चक्रवात बढ़ते हैं तो वह किस दिशा की तरफ बढ़ते हैं? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आपने ध्यान से सुनना है। पहले इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात कर लें। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वह पूर्वीय दिशा की तरफ जो है तो मूव करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है साइक्लोन। साइक्लोन होता क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। ये होता है साइक्लोन। ये क्या होता है? ये होता है साइक्लोन। तो साइक्लोन के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो साइक्लोन के जो बिल्कुल सेंटर होता है तो वो होती है साइक्लोन की आई, यानी कि चक्रवात की आंख। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शांत एरिया किसी साइक्लोन का कौन सा होता है? तो वह चक्रवात की आंख यानी कि साइक्लोन की आई होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साइक्लोन की आई के थोड़े से दूर जो है तो क्या होती है? तो वो होती है आई वॉल। क्या होती है? तो वो होती है आई वॉल। और ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। अब वो ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो हवाओं की गति होती है, जो विंड की स्पीड होती है, वह 400 से लेकर के 500 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता चल गए जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। अब साइक्लोन के 2 टाइप्स होते हैं। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक टाइप होता है टेम्परेट साइक्लोन और एक टाइप होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो टेम्परेट साइक्लोन और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब जिस तरह से इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि टेम्परेट साइक्लोन्स कौन सी दिशा में मूव करते हैं, तो टेम्परेट करते हैं ईस्ट दिशा, यानी कि पूर्वीय दिशा की तरफ मूव। और यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं यह किस दिशा की तरफ मूव करते हैं, यानी कि किस दिशा की तरफ ट्रैवल करते हैं? तो ये करते हैं वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ यह ट्रैवल करते हैं। तो ये 2 पॉइंट भी आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोन से ही पूछा जाता है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण चक्रवात होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन से चक्रवात शामिल होते हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। तो इनमें सबसे पहले आ जाता है टाइफून। और टाइफून आप सभी को पता है कहाँ पर आता है? तो ये आता है साउथ चाइना सी में। उसके बाद विली विली भी एक चक्रवात का प्रकार है जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक प्रकार है। और ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। उसी तरह साइक्लोन
जो सिंपल चक्रवात है वो कहाँ पर आता है? तो वो आता है हमारे इंडिया में। उसी तरह हरिकेन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि हरिकेन यह भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही प्रकार है और ये आता है अटलांटिक ओशन में। उसी तरह बैगियो, तो बैगियो कहाँ पर आता है? तो ये आता है फिलीपींस में। उसी तरह टॉर्नेडो, ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है कैरिबियन सी में। तो यहाँ पर ये जो सारे के सारे चक्रवात मैंने आपको बताए, यह किसके प्रकार थे? तो ये थे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के प्रकार। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी आज आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि कल कौन से सेक्शन की वीडियो को लेकर के आएँ। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।